Okay, Assalamu alaikum everyone. My name is Zara Noor and in today's session हम लोग जो है IELTS एकेडमिक रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो के सेशन का ये किस करेंगे वेबसाइट के ऊपर, आपने भी उसको साथ साथ प्रैक्टिस करना, ठीक है। बिफोर दैट इसकी ओवरव्यू डिस्कस करेंगे कि आइल्स रीडिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसका टाइम क्या है, कितने टाइम में आपने उसको कंप्लीट करना होता है, और उसके बाद आइल्स रीडिंग क्यों जो है डिफिकल्ट फील होती है लोगों को, ठीक है। एंड कोर स्ट्रेटजीज क्या है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, एंड देन उसके बाद रीडिंग स्किल्स, जो की इंपॉर्टेंट रीडिंग स्किल्स हमारे इस टेस्ट के अंदर जो है चेक की जा रही होती हैं कि आपने किस तरह की आपके पास स्ट्रेटजीज होनी चाहिए और कौन सी तीन मेन स्किल्स हैं जो करेंगे, दैट इज सेंटेंस कंप्लीशन, एंड देन उसी की हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास एग्जाम का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो एग्जाम स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो टेस्ट का फॉर्मेट है वो ये है कि आपके पास थ्री पैसेजेस होंगे, और थ्री पैसेजेस में टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, और हर 40 क्वेश्चन जो है उसका एक मार्क्स होगा हर एक क्वेश्चन का। तो अब हर पैसेज में डिपेंड कर होता है, कभी 13 क्वेश्चन होते हैं, कभी 14 होते हैं, और इसी तरह अगर आप सेकंड पैसेज पे जाए तो फिर उससे नेक्स्ट आ जाते हैं 20 to 30 क्वेश्चन होते हैं, और फिर उससे नेक्स्ट में हमारे पास 40 आ जाते हैं, यानी 10 उसमें होते हैं। तो टेस्ट का फॉर्मेट बेसिकली ये के पास थ्री रीडिंग पैसेजेस होंगे, और इसके अंदर जो डिफिकल्टी का लेवल होता है वो जो है वो जो पहला आपके पास पैसेज होगा वो थोड़ा इजी है, उसके बाद मॉडरेट और फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट इन द सेंस आपके पास वोकैबुलरी थोड़ी जो है वो एडवांस यूज हो जाती है। बाकी जो क्वेश्चन की टाइप्स, अगर आप टाइप ए क्वेश्चन की बात करेंगे, जो भी हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ए क्वेश्चन कौन से होते हैं और टाइप बी क्वेश्चन कौन से हैं, तो उसमें बेसिकली यही है कि आपके पास क्वेश्चंस और आंसर्स अगर ऑर्डर में हैं तो फिर तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। जस्ट इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन उसको भी टैकल करने के लिए हम लोग देखेंगे किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे हर क्वेश्चन को। टाइम मैनेजमेंट इज अ की। रीडिंग पैसेजेस में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास थ्री पैसेजेस हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो फर्स्ट पैसेज है वो 13 मिनट में हो जाए, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इसी तरह 15 में हो जाए, और उससे नेक्स्ट भी 15 to 20 मिनट्स में हो जाए। यानी आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो थर्ड पैसेज के लिए रखना है, क्योंकि वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अब और आपने मेक श्योर करना है कि आपने आपने इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपके पास जो लास्ट के 10 मिनट्स हैं वो हों, ताकि आप उसको पूरे के पूरे टेस्ट को अपना ओवरव्यू कर सकें। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम मैनेजमेंट में एक चीज ये भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसेज की एक एक लाइन को पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब आपने पैसेज की हर एक लाइन को नहीं पढ़ना, यानी अगर आपके पास फर्स्ट पैसेज है तो आपने पूरा कंप्लीट फर्स्ट पैसेज नहीं रीड आउट करना, उसकी एक एक लाइन को समझने की जरूरत नहीं है। आपने क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चंस की टाइप आइडेंटिफाई करनी है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, और फिर उसकी स्ट्रैटेजी यूज करते हुए आपने वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये न्यूज़पेपर्स में से यूज किए जा रहे हैं, तो ये मोस्टली जो है वो एकेडमिक होता है या साइंटिफिक जो है वो इसमें यूज किए जा रहे होते हैं पैसेजेस, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल के। अब इसके जो बैंड स्कोर है या इसकी डिवीजन किस तरह से की गई है, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो आपके पास 7 बैंड स्कोर होना चाहिए। फॉर मी, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो बैंड स्कोर है वो 8 या 8। क्यों? क्योंकि आपके पास लिसनिंग में और रीडिंग में ये दो ऐसे मॉड्यूल्स हैं जहां पे आप ज्यादा बैंड जो है वो अचीव कर सकते हैं। लिसनिंग में भी आपके पास आंसर्स जो हैं वो आपके पास मतलब सामने ही होते हैं, जैसे आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है। और इन द रीडिंग सेम केस यही है कि आपके पास आंसर्स इन फ्रंट ऑफ यू होते हैं, यानी आपके पैसेजेस में आपके पास सामने आंसर्स लिखे हुए हैं, जैसा आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये दो मॉड्यूल्स ऐसे हैं जहां पर आप बगैर जो है वो किसी जो है बगैर ऐसे ऐसे मॉड्यूल्स है जहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा बैंड स्कोर जो है वो ले सकते हैं। तो आप ये चीज जो है वो टारगेट रखें कि आपका बैंड स्कोर 7 या 7 से अबव है, 7 से नीचे ना जाए। बट फॉर मी मेरा जो है वो 8 टारगेट है। तो आपने क्या करना है कि आप इस टारगेट को अचीव करने के लिए, जैसे अगर आप फर्स्ट टाइप जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन की स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि अगर आपने जो बुक्स हम यूज करेंगे वो
11 to 20 हम यूज करेंगे। तो आप इन बुक्स को डिवाइड कर दें, यानी 11 से 14 आपने बुक्स जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग की प्रैक्टिस के लिए रखनी है। फिर 15 to 18 आप ऐसे कर लें कि आप जब आपके पास फुल कमांड हो जाए, प्रैक्टिस आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस की हो जाए, देन आप उन बुक्स को यूज करते हुए उन टेस्ट को प्रैक्टिस करें। और जो 19 and 20 है वो आप बिल्कुल लास्ट में करें, जब आप बिल्कुल आपके पास 8 बैंड आ रहा हो या 8.5 बैंड आ रहे हो, तो फिर आपने उन दो बुक्स को जो है वो सॉल्व करना है। इस तरह से आपके पास एक प्रैक्टिस बनती जाएगी। और ये भी करना है, जैसे अभी हम सेंटेंस कॉम्प्लीशन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपने 11 से 14 हर बुक में से सेंटेंस कॉम्प्लीशन के क्वेश्चंस करने। फिर जब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे लेट सपोज समरी कंप्लीशन कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले सेंटेंस कंप्लीशन और समरी कंप्लीशन दोनों क्वेश्चंस को सारी बुक्स की प्रैक्टिस करके आनी है। तो इस तरह से क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे और प्रीवियस भी साथ साथ इन्हीं बुक्स की प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो उससे आपकी जो एक क्वेश्चन होगा उस स्ट्रैटेजी भी आपकी जो है वो बिल्ट होती जाएगी, यानी आपके वो क्वेश्चंस भी जो है वो अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस होती जाएगी, और आपका इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बैंड स्कोर अच्छा होता जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो मैंने यूज की थी, और अब मेरा बैंड स्कोर जो है वो तकरीबन 8 तक आना शुरू हो गया। तो इस तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस करें, तो आप लोगों को फायदा होगा। तो ये बैंड स्कोर की डिवीजन है, ठीक है। अब हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो पूरी आइल्स रीडिंग में हमारे पास सिर्फ दो टाइप्स के ही क्वेश्चंस होंगे, टाइप ए और टाइप बी, ठीक है। जो टाइप ए के क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिकली ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं। ऑर्डर फॉलो करने का क्या मतलब है कि जो आपके पास आंसर्स होंगे पैसेज के अंदर और जो क्वेश्चंस होंगे इन दोनों का सेम ऑर्डर होगा। लेट सपोज आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, वो जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो पैसेज में अगर आपके पास फ्रंट फर्स्ट पैराग्राफ में है, तो उसका सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो भी आपके पास फर्स्ट पैसेज में अगर नहीं है तो फिर सेकंड पैसेज में आ जाएगा। इस तरह से आना शुरू होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो टाइप ए के जो क्वेश्चंस होंगे उसकी जो उसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स आती हैं, एक तो हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन है, नोट कंप्लीशन है, समरी कंप्लीशन। ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आ जाते हैं, यस नो नॉट गिवन, ये दोनों सेम ही टाइप के होते हैं। इसमें जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ट्रू फॉर नॉट गिवन फैक्ट्स के बारे में बात की जा रही होती है, और जो यस और नॉट होता है उसमें राइटर्स की ओपिनियन की बात कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी हमारे पास टाइप ए का होता है, टेबल या डायग्राम कंप्लीशन। यहाँ पे आपके पास मैचिंग सेंटेंस एंडिंग होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो सेंटेंस आपको इनकम्प्लीट दिया होता है और आपने वो दूसरा सेंटेंस जो है वो उसको अच्छा। अब टाइप बी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो ऑर्डर में नहीं होते हैं, ठीक है। यानी ऐसे इसमें जो अब आपके पास क्वेश्चंस तो मतलब दिए होंगे, आपका जो आंसर होगा वो पूरे पैसेज में स्कैटर हुआ होता है, ठीक है। यानी अगर आपका पहला क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट पैसेज में है, तो सेकंड जो है वो किसी थर्ड पैसेज में होगा, ये लास्ट पैसेज में होगा, और फिर आपको वापस फर्स्ट पैसेज के ऊपर आना, फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर आना पड़ेगा। पैसेज में नहीं, पैराग्राफ की बात करें तो इसमें वो जो आपके आंसर्स होते हैं वो पूरे के पूरे स्कैटर हुए होते हैं पूरे के पूरे पैसेज के अंदर। तो आपका अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में, तो हो सकता है सेकंड का लास्ट में, और थर्ड का फिर मिड में हो, और फिर फोर्थ का दोबारा फर्स्ट में हो। तो आपको ये पूरा जो है वो उसको देख के करना होता है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैचिंग नेम्स। मैचिंग नेम्स का मतलब क्या है कि आपको लेट सपोज लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट दे दिया जाएगा कि ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और इसको क्या करना है, साइंटिस्ट दिया जाएगा और उसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन दे दिए और आपने उसको देख के सॉल्व करना होगा। इसी तरह लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं, और विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं और वो कहते हैं कि अगर आपके पास पैराग्राफ ए में से बिलोंग कर रही है ये जो स्टेटमेंट है, या बी में से या सी में से, तो ये अब इसमें टिप क्या है इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कि सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे टेस्ट स्टार्ट होगा, आपने पहला पैसेज स्टार्ट करना है, उसमें आपने देखने हैं कि आपके पास किस टाइप के क्वेश्चंस है। अगर तो टाइप ए के क्वेश्चंस है तो सबसे पहले आपने टाइप ए के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एंड देन आपने टाइप बी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसी पैसेज के अंदर। यानी अगर आप पैसेज वन में है और आपके पास टाइप ए के भी क्वेश्चंस है और टाइप बी के भी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप टाइप ए को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उससे आपके पास जो है वो जब आप पैसेज को क्योंकि वो उसके अंदर आपके पास आंसर्स ऑर्डर में होते हैं, तो जब आपके पास आंसर्स ऑर्डर में होंगे तो आपको एक तरह से ना पैसेज का पूरा आइडिया मिल चुका होगा। आते हैं। और लेट सपोज अगर वो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की बात कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये लेट सपोज एक पैसेज दिया पैराग्राफ है,
और इसका आपको पहले से पता चल चुका है कि इसके अंदर ये चीजें हैं, तो उसको हेडिंग देना जो है वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये आपके पास टाइप ए हो गए और ये टाइप बी के क्वेश्चन होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आइल्स की जो रीडिंग है वो क्यों डिफिकल्ट है, या स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो इसमें क्यों कम आते हैं। तो पहली चीज तो यही है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पैनिक कर जाते हैं अर्ली स्टेज के ऊपर ही। जैसे आप आइल्स का जो है वो स्ट्रेस स्टार्ट करते हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा था या कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, कि आपने लेट्स सपोज आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं था, या आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया, आपको वहां पे नहीं मिल रहा, आपने उसको सही से आइडेंटिफाई नहीं किया, या आप स्ट्रैटेजी यूज नहीं कर रहे, तो स्टूडेंट जो है वो पैनिक करना शुरू कर देते हैं। और जब वो पैनिक करते हैं, उनको एक आंसर नहीं मिलता, उसकी वजह से वो पूरा का पूरा अगला खराब कर देते हैं। तो आपने इस तरह से नहीं करना है। आपको अगर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, आपने क्वेश्चन के ऊपर मूव कर जाना है। तो जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाएंगे, हो सकता है आपको आगे वो कहीं पे आंसर मिल जाए। पैनिक करके पूरा आगे जो टेस्ट है वो खराब नहीं करना। ठीक है। सेकंड जो चीज है वो मेंटल एग्जॉस्शन है बाय 30th क्वेश्चन, क्योंकि अब रीडिंग नॉर्मली हमकी आदत नहीं है कि हम रीडिंग नहीं करते। इस टाइम पे 1 घंटे के अंदर में 3 सीरीज पढ़ने होते हैं, वो भी जब उसकी डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट इजी तो डिफिकल्ट चला जाए, तो वहां पे हमें रीडिंग करते वक्त हमारे मेंटल जो माइंड जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए आपने कि आपको इंग्लिश पढ़ते साथ आपको समझ नहीं आता कि मैंने क्या पढ़ा है। मीन्स लेट्स सपोज मैंने एक सेंटेंस पढ़ा और मुझे माइंड में उसकी कोई इमेज नहीं बनी, क्या मुझे समझ नहीं आया कि मैंने इस सेंटेंस में क्या चीज पढ़ी, यानी आपको उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो आप फिर क्या करेंगे, आपने बिफोर प्रिपेयरिंग आइल्स रीडिंग टेस्ट, आपने सबसे पहले तो ये चीज अपनी ये हैबिट बनानी है कि जब आप एक सेंटेंस पढ़ें तो आपको उसी टाइम समझ आ जाए कि आपने पढ़ा कि इसमें सेंटेंस में बात क्या की जा रही है। तो उसकी एक टिप कह लें या स्ट्रैटेजी यही है कि आपने आइल्स की ही बुक्स को जो कैम्ब्रिज की बुक्स हैं ऑफिशियल, उन्हीं बुक्स को यूज है, उसके जो पैसेजेस हैं उसी को पढ़ना शुरू करो। उनकी बात की जा रही है जिनको बिल्कुल ही समझ नहीं आता, कि जब वो रीडिंग कर रहे हो तो उनको पता ही नहीं होता कि वो रीड क्या कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए ये एक टिप है कि आपने पहला पैसेज खोला, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 11th बुक है, आपने पहला फर्स्ट पैराग्राफ पैसेज खोला, आपने उसको वर्ड बाय वर्ड रीड करना है और उसको समझना है। उसमें से जो आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके मीनिंग्स को साथ साथ एक नोटबुक बुक पे लिखते जाना है। ठीक, इससे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज और आपको समझ भी आना शुरू हो जाएगा कि आप पढ़ के आ रहे हैं। तो इस तरह से जब आप 7 to 8 पैराग्राफ्स करेंगे, तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ चुका होगा कि एक किस पैसेज में किस तरह से बात की जा रही होती है, आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ड हो जाएगी। आप जो एक तो ये तरीका है। दूसरी तो ये भी है कि जब आप अभी जैसे मैंने आपको पहले भी स्ट्रैटेजीज बताई थी, कि जब आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी जैसे हमने सेंटेंस कंप्लीशन कर लिया, अब हम सेकंड समरी कंप्लीशन पे जब हम तो हम सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस को भी साथ साथ करेंगे। तो जो लेट सपोज अगर आपको सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 मिनट्स लग रहे थे, और अब आपको समरी के साथ करने में उसको समरी के और वो मिक्स करके 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स की आपने टेस्ट की प्रैक्टिस रोज करनी है। इसी तरह आप इसको 5 5 मिनट्स रोजाना इंक्रीज करते जा रहे हो। तो आप ये साथ साथ हैबिट बनती जा रही है कि एट द टाइम ऑफ टेस्ट में 1 घंटे जो है वो फुल कंसंट्रेशन के साथ जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकूं। तो आपने इस तरह से जो है वो प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है। तो ये जो फोकस का जो आपका इशू होगा वो भी जो है वो इसमें और कॉन्फिडेंस कभी आपका लूज होता है जब आंसर नहीं मिल रहा होता। ठीक है। जब आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है, इसको सॉल्व किस तरह से करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस तब शैटर करना शुरू हो जाता है, क्या वोकैबुलरी भी न्यू न्यू मिल रही होती है, फिर आप पूरा पैसेज पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उस तरह जो है वो पैनिक करना शुरू कर देते हैं और आपका टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है। इस वजह से आपने ये चीजें अवॉइड करनी है। फिर स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी रीडिंग जो है कि बैंड इस वजह से भी काम आते हैं, क्योंकि उन वो क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस के ऊपर एक ही टाइप की स्ट्रेटेजी को यूज करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। आपके पास अगर टाइप ए और टाइप बी के क्वेश्चंस हैं तो उन पे सेम स्ट्रैटेजी यूज नहीं हो सकती। टाइप ए के क्वेश्चंस क्योंकि ऑर्डर में होते हैं, उनके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है और उसमें भी हर क्वेश्चन के लिए डिफरेंट है। और जो टाइप बी के क्वेश्चंस हैं उनके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस जो है वो सेम पैटर्न में नहीं होते, आपको पूरा टेक्स्ट देखना पड़ता है तब आपको जाके क्वेश्चंस मिलते हैं।
तो इनके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, डिफरेंट रीडिंग की स्किल्स हैं जो आपको यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब कोर स्ट्रैटेजीज हमारे पास क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है। पहली, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन टाइप को पढ़ेंगे, मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कि आपने एक क्वेश्चन टाइप को मास्टर करना है, ठीक है, एट अ टाइम, बिफोर मूविंग टू टाइम फुल पैसेजेस। यानी आपने टाइम को कंसीडर किए बगैर सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन टाइप को मास्टर करना है। जब आप करिए फिर आप सेकंड को ऊपर जाएंगे और आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले को साथ लेके चलना है। तो इस तरह से आपने इंक्रीमेंट करते जाना है, ठीक है। आपका इस तरह से टाइम भी इंक्रीमेंट होता जाएगा और आपकी जो आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी इंप्रूव होती जाएगी। फिर आपने क्या करना है, डायरेक्ट, अभी जैसे आप लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपनी प्रैक्टिस, तो आपने डायरेक्ट फुल टेस्ट के ऊपर जंप नहीं करना। हाँ, आप यूं कर सकते हैं कि अभी आपने स्टार्ट करना है, अपने अपना लेवल चेक करना है, तो आप पूरा एक टेस्ट दे दें, आपको पता चल जाएगा कि मेरी ये वीकनेसेस है, आपने उन वीकनेसेस पर काम करना है, तो आप ये कर सकते हैं। बट ये ना करें कि आपने एक क्वेश्चन टाइप किया और अब आप जो है वो पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना शुरू कर दें। तो इस तरह से नहीं करना आपने, ठीक है। थर्ड, हमारे पास क्या, पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज, यानी हर क्वेश्चन टाइप के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। ट्रू फॉल्स को आपने किस तरह से सॉल्व करना है, सेंटेंस कंप्लीशन को किस तरह से करना है, मैचिंग हेडिंग्स, यानी यही भी बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की टाइप एक ही क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज होगी जो कि मैचिंग हेडिंग्स में डिफरेंट होगी, क्योंकि वो टाइप बी का क्वेश्चन है। तो हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। अब कौन सी ऐसी स्किल्स ट्राई कर लें कि आपका ग्राफ में बात किसके बारे में होती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे देन उसके बाद हमारे पास स्कैनिंग आती है। अच्छा, स्किमिंग की जो स्ट्रेटजी है या ये जो स्किल है वो कहाँ पे यूज होती है, या आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के अंदर, यानी टाइप बी के क्वेश्चंस में मोस्टली इसको यूज करते हैं। फिर स्कैनिंग आती है। स्कैनिंग में बेसिकली ये होता है कि आपने पूरे पैरा कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है, यानी स्पेसिफिक वर्ड्स को, इंफॉर्मेशन को या फ्रेजेस को पूरे पैसेज में अंदर आपने आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर आप क्लोज रीडिंग की तरफ जाते हैं। तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी होती है टाइप ए के मोस्टली क्वेश्चंस में यूज की जा रही थी, क्योंकि इसमें हमने सबसे पहले कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना होता है पैसेज के अंदर, एंड देन हम उसके अंदर क्लोज रीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या आती है, क्लोज रीडिंग आती है, ठीक है। क्लोज रीडिंग, जब आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आप क्वेश्चन रिलेटेड जो है उसमें आप स्पेसिफिक डिटेल को आइडेंटिफाई करते हैं। और इन्फ्रेंस में ये होता है कि अगर आपको पास अनफिमिलियर वोकेबलरी आ जाती है, यानी ऐसे जो आपने पहले कभी नहीं देख, वो ऐसा वर्ड जो आपको नहीं उसका मीनिंग समझ में आ रहा, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उसका टेक्स्ट को, यानी उस पूरी लाइन को रीड आउट करेंगे और आप फिर उसके ऊपर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, कि इस सेंटेंस का या इस वर्ड का ये मीनिंग हो सकता है, ठीक है। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उस क्वेश्चन का मीनिंग देख लेते, मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है, वर्ड का। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, अब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे हमारे पास, ठीक है। पैसेजेस आपको इस तरह से दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये जो डिफरेंट अभी स्किल्स पढ़ी हैं, हम इसको जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप या तो चैट में आंसर करें या आप हैंड रेस करके भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस पैसेज को देखते हुए सबसे पहले मुझे ये बता दें कि आपको ये पैसेज सही से क्लियरली नजर आ रहे हैं, कोई भी बता दें। यस मैम। जी मैम नजर। ठीक है। इसमें आप लोग टोमेटो का वर्ड जो है वो फाइंड आउट करें। सिर्फ आपने स्कैन करना है, आपने इसको स्किम नहीं करना, स्कैन करना है, ठीक है। मैम ये सेकंड पैरा की थर्ड लाइन में। ठीक है, सबने देख लिया कि ये आपके पास सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन में आप जब जाते हैं तो यहाँ पे टोमेटो का वर्ड लिखा हुआ है। तो अब इस टोमेटो के वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए आपने पूरे वर्ड, सॉरी, पूरे पैसेज को वर्ड बाय नहीं पढ़ा आपने, सर क्या किया, आपने इसको स्कैन करते गए। ये होती है स्कैनिंग की टेक्निक जो आप मोस्टली क्वेश्चंस में यूज करेंगे। इसी तरह अब आप पॉपुलेशन के वर्ड को जो है वो फाइंड आउट करें। अब मैम ये फोर्थ पैरे में है, पॉपुलेशन वी 60% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन।
ठीक है, और बाकी सबको भी मिल गए? मैम फर्स्ट पैराग्राफ में भी है, सेकंड लाइन में। जी मैम। जी यस वहां मैम, पर भी फर्स्ट है। पैराग्राफ में भी है। जी वहां पर भी। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, बेसिकली स्कैनिंग की जो है वो प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, अब उसके बाद आपने अच्छा, अब आप लोग सेकंड जो है टेक्निक, स्किमिंग की टेक्निक, अब आप उसमें फर्स्ट पैराग्राफ को देख के बताएं कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो अब इसकी टेक्निक हमने पढ़ी थी कि आप फर्स्ट लाइन पढ़ें, मिड लाइन पढ़ लें, और लास्ट लाइन पढ़ते हुए बताएं कि फर्स्ट पैराग्राफ क्या बता रहा है। ठीक है। मैम वो फूड पे शॉर्टेज और ह्यूमन की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है उसके मतलब बता। जी ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या, डिसाइड वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, लेट्स सपोज अब आपके पास ये एक स्टेटमेंट दी हुई है और आपने ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि या क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है कि कीवर्ड्स के अर्थ पॉपुलेशन है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम नंबर को देख रहे हैं 80% है। ठीक है, तो हमने इस पूरे पैसेज में देखना है 80% कहाँ पे है। ठीक है, और अर्थ पॉपुलेशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन ही देखें तो हमारे पास क्या है, 80% है और अर्थ की पॉपुलेशन गिवन है। ठीक है, तो ये दोनों कीवर्ड्स तो हमें मिल गए। अब हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, हमने स्टेटमेंट को सबसे पहले अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद हम पैसेज पे जाएंगे। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि 80% जो अर्थ की पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज के अंदर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पैसेज में आके देखते हैं तो पैसेज में हमें क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि लिव इन अर्बन सेंटर्स। तो अब इसको देखते हुए आप बताएं कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। मैम फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले अब इसी तरह हमने ये जो है वो जो स्किल्स मैं आपको बता रही थी कि स्किमिंग, स्कैनिंग, क्लोज रीडिंग है, ये हमने डिस्कस कर ली। अब स्पेसिफिकली हम सेंटेंस कंप्लीशन टाइप ए क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली गोल क्या होता है कि हमने जो गैप्स दिए होंगे उसको फिल करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करना है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है कि हमारे पास नो मोर देन वन वर्ड है। ठीक है, या हमारे पास टू वर्ड्स। तो रीड द इंस्ट्रक्शंस, गेट नो मोर देन वन वर्ड। ठीक है, या टू वर्ड्स हैं या इस थ्री वर्ड्स हैं। ठीक है, और आ नंबर भी लिख सकते हैं कभी कभी। तो आपने सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शंस को से मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। सॉरी, कोई कुछ कह रहा जी मैम मैं कह रहा था आपकी वॉइस बीच में ब्रेक कर रही थी। है? सब क्लियर है? ये आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रही थी कि जो आपने क्या करना है, जो आपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए होंगे आपने उसके सिनोनिम्स जो हैं वो अपने माइंड में रख लेने हैं। ठीक है, कि लेट सपोज अगर आपके पास पॉपुलेशन था तो आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन का सिनोनिम क्या होता है। ठीक है, वो आप उसको माइंड में रखते हुए आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ लेना है। ठीक है, और प्रेडिक्ट करना है कि यहाँ पे वर्ब आ सकता है, नाउन आ सकता है, या कोई एडजेक्टिव जो है वो उस ब्लैंक के अंदर फिल होगा। ठीक है, उसके बाद जब आपने क्वेश्चन को इंस्ट्रक्शन सही से रीड कर लिया, उसके बाद आपने उसको पैराफ्रेज सही से करने के बाद फिर आप पैसेज पे जाएंगे
और पैसेज पे जाके आपने उस कीवर्ड को स्कैन करना है, ठीक है, या उसका सिनोनिम स्कैन करना है, ठीक है। कभी कभी वो एग्जैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, कभी कभी उसका सिनोनिम जो है वो यूज कर रहे होते हैं, तो आपने या तो सिनोनिम स्कैन करना है या हमारे पास जो है वो कीवर्ड जो है वो स्कैन करना है, ठीक है। वंस लोकेट, फिर उसके बाद आपने आंसर लोकेट करने के बाद उसको क्लोज रीडिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आंसर को वैलिडेट करना है, यानी आपने उसको क्लोजली रीड करते हुए आपको जो वहां पे एग्जैक्ट वर्ड पैसेज के अंदर यूज किया होगा, आपने वही एग्जैक्ट वर्ड जो है वो ब्लैंक के अंदर यूज करना है, ठीक है। आपने उसको चेंज नहीं करना। ब्लैंक के अंदर जो वर्ड यूज करना है, जो पैसेज में यूज हुआ होगा वही आप यूज करेंगे। जैसे लेट्स सपोज टोमेटोज अगर यूज हुआ हुआ था तो आपने टोमेटोज ही ब्लैंक के अंदर जाके लिखना है, ठीक है, उसको चेंज नहीं करना। ये माइंड में रखिएगा, अगर आप चेंज करके उसका सिनोनिम लिख देंगे तो फिर वो रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये होता है हमारे पास टाइम्स कंप्लीशन के क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका स्टेप क्या है कि आप इसको रीड करेंगे इंस्ट्रक्शंस को। सेंटेंस कंप्लीशन है, फिर क्या, नो मोर देन 2 वर्ड्स, यानी 2 वर्ड से आप ज्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि आपके पास अब ये ब्लैंक्स आपको दी हुई है और आपने इसको क्या करना है, पैसे से देखते हुए सॉल्व करना है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैम चैट में क्वेश्चन है कि किसी का कोई क्वेश्चन? हम एक वर्ड का आंसर कर सकते हैं, तो ये आंसर कर दीजिए। स्पेसिफिक वन क्वेश्चन वर्ड था। का अगर उन्होंने जी जी। जी मैम बोले आप। इंस्ट्रक्शन मिली, इंस्ट्रक्शन दी हुई, आपने वन वर्ड करना है तो वन वर्ड में ही करें। अगर 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, मोर देन 2 वर्ड्स है, जैसे यहाँ पे नो मोर देन 2 वर्ड्स है, तो यहाँ पे अगर 2 वर्ड्स आने हैं तो 2 वर्ड्स लिखें, अदरवाइज आप वन वर्ड का भी आंसर कर सकते हैं। जैसे भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मोस्टली में वन वर्ड आ रहा होगा, ठीक है, किसी में 2 वर्ड्स का आंसर होगा, तो नो मोर देन। चलें ठीक है, फिर अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंस कम्प्लीशन के क्वेश्चन। ये मैंने जो पैसेज लिया हुआ है ये बुक 11 का टेस्ट 1 है, ठीक है, वो आप बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन के पास इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, ठीक है। रीड करते जाओ, साथ साथ आपने हाईलाइट भी करना है। तो यहाँ पे क्या है, नो मोर देन 2 वर्ड्स, यानी 2 वर्ड्स हो सकते हैं लेकिन 2 वर्ड से ज्यादा आप नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इंडोर फार्मिंग, ठीक है, इसको आपने हाईलाइट कर दिया। अब पहला क्वेश्चन आप देखिए। अच्छा, सबसे पहले आपने ये भी चीज करनी है कि आपको जो पैसेज दिया होगा ना, आपने उसका ये जो टाइटल दिया होता है यहाँ साइड पे, आपने इसको रीड करना है, ठीक है। रीड करें तो हमारे पास क्या है, क्रॉप ग्रोइंग स्काई स्केपर्स, ठीक है, कि यहाँ पे आप क्या करें, इस पूरे पैसेज में क्रॉप्स के बारे में बात करें, उसको किस डिफरेंट जगह पे उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और वर्टिकल, ज्यादातर वर्टिकल फार्मिंग के बारे में बात की जाएगी कि हम रूफ टॉप्स पे, यानी जो हमारे पास जैसे जो सिटी एरियाज हैं वहां पे हमारे पास एक लैंड पूरी नहीं होती जहाँ पे हम लोग इसको प्रोवाइड करें, तो रूफ टॉप पे लोग जो है वो फार्मिंग करते हैं। तो ये पैसेज पूरा इस चीज के बारे में है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सम फूड प्लांट्स इंक्लूडिंग डैश आर ऑलरेडी ग्रोन इंडोर्स। अब साथ साथ हम ये साथ में प्रैक्टिस करेंगे। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हम देखना है, इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और आपने साथ में इसको देखना है पूरे पैसेज के अंदर के कहाँ पे वो कीवर्ड है, और फिर आपने आंसर चैट बॉक्स में लिखते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि सम फूड प्लांट्स, ठीक है, तो सबसे पहले वो बात कर रहे हैं कि कुछ जो फूड प्लांट्स हैं जिसके अंदर इंक्लूडिंग, यानी कोई और भी टाइप होगी, और ऑलरेडी ग्रोन इंडोर्स, यानी वो पहले से ही आप जो है वो इंडोर्स में आप उसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन समझ लिया, अब आपने इसको क्या करना है, सर्च आउट करना है इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फूड प्लांट्स है और किसके बारे में बात की जा रही है, वो इंडोर फार्मिंग के बारे में बात कर रही है। तो ऐसे कौन सा प्लांट है जो पहले से ही इंडोर फार्मिंग में यूज किया जा रहा है? फर्स्ट पैराग्राफ में देखें कहीं पे मिल रहा हो, या सेकंड पैराग्राफ में देखें। मैम ये सीक्वेंस में नहीं होगा सेंटेंस का? हाँ जी, सीक्वेंस में होगा, लेकिन आपने फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, आपने उसका लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई करनी मैम पड़ेगी मेरा आपको, एक कि वो क्वेश्चन है। आइदर। मैम कि जब आप पूछें आंसर फिर स्टूडेंट बताएं, स्टूडेंट पहले ही आंसर बता देते हैं, इस तरह फिर दूसरे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कैसे जो है ना अब इंडिपेंडेंटली वो फाइंड करें।
जब आप पूछें आंसर फिर स्टूडेंट दें। जी जी। अब मुझे नहीं पता, चैट का तो मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने वो देखा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि मैम चैट में स्टूडेंट गाना आंसर दे ही जा रहे हैं। चले हम लोग फिर भी साथ साथ करते हैं, और जब मैं अब आपसे पूछूं तब आप ही उसको आंसर करिए, पर ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि सम फूड प्लांट्स इंक्लूडिंग, अब आप मुझे ये बताएं कि इसका जो आंसर है वो आप फर्स्ट पैराग्राफ में, अगर आपको इस तरह के कोई कीवर्ड्स मिल रहे हो फूड प्लांट्स या हमारे पास इंडोर फार्मिंग का, तो आप उसको काइंडली बताएं कि फर्स्ट पैराग्राफ में है या सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में सेकंड मैम, पैराग्राफ। फर्स्ट लाइन में। जी ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोर फार्मिंग इज नॉट न्यू, ठीक है, सिंस हॉट डॉग प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज, तो ये फर्स्ट लाइन हमारे पास है, ठीक है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोर फार्मिंग जो है वो नॉट न्यू, ठीक है, यानी न्यू नहीं है, ठीक है। अब हमने बताना क्या है कि इसमें कौन सा ऐसे प्लांट है जो पहले से हम इंडोर्स में यूज कर रहे हैं। तो अगर हम इसको मजीद आगे पढ़ते हैं, यहाँ बल्कि फर्स्ट लाइन में देखें, तो प्रोडक्शन ऑफ टोमेटोज एंड अदर प्रोड्यूस हैज बीन एनकरेज्ड फॉर सम टाइम, ठीक है, यानी क्या है कि इंडोर फार्मिंग जो है वो न्यू नहीं है, और इसके अंदर जो प्रोडक्शन है टोमेटोज की, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, टोमेटोज आएगा। और अब आपने क्या करना है कि इसको आंसर को कैप्स लॉक में लिखना है, ठीक है, यानी सारे कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ये चीज क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन सबको? यस मैम। अगर किसी को नहीं क्लियर तो वो पूछ ले। अली रजा, आपको क्लियर है? आई थिंक क्लियर है उनको भी। जी मैम, ओके, मुझे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन की लोकेशन पता चल गई है ना, अब हम हमें आगे जो ऑनवर्ड क्वेश्चंस है उनकी लोकेशन जो है वो फाइंड आउट करने में इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, वर्टिकल फार्म्स वुड बी लोकेटेड इन डैश, मीनिंग दैट देयर वुड बी लेस नीड टू टेक देम लॉन्ग डिस्टेंसेस टू कस्टमर्स, ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, वर्टिकल फार्म्स की बात कर रहा है, ठीक है। एक कीवर्ड हो गया। अब इस जगह पे तो आप वर्टिकल फार्म्स को सर्च आउट करेंगे इन पैराग्राफ्स के अंदर, ठीक है। तो अब आप लोग देखें और बताएं कि वर्टिकल पड़े तो इसका क्या आंसर हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबल आंसर क्या होगा आपके ख्याल में? अर्बन मैम सेंटर्स। अर्बन मल्टी सेंटर्स। स्टोरी बिल्डिंग। जी, अर्बन सेंटर्स। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। यस मैम अर्बन सेंटर्स। अच्छा ठीक है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जिन्होंने कहा है ना, वो तो सिनोनिम है वर्टिकल फार्मिंग का। वर्टिकल फार्मिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर जैसे लेट्स सपोज हमारे पास अपार्टमेंट्स हैं, तो हम बाहर गैलरी में कुछ जो है वो वेजिटेबल्स ग्रो कर लेते हैं, तो इसको हम इंडोर फार्मिंग कहते हैं। तो वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तो बेसिकली उसकी सिनोनिम आ जाती है। अब यहाँ पे जो कह रहे हैं, सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ अर्बन सेंटर्स they would drastically reduce the amount of transportation, ये चीज जो है वो ठीक है कि situated in the heart of urban centers they would drastically reduce the amount of transportation required to bring food to customers। तो यही चीज उसने पूछी थी कि हम ऐसी कहाँ पे जगह पे इसको उगाएं तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो जाए। जैसे लेट सपोज अब हमारे जो सिटीज में जो वेजिटेबल्स हम लेके आते हैं तो वो कहाँ से होते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वर्टिकल फार्मिंग कर लेते हैं तो हमारे पास इस चीज की जो है वो इतनी ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसका आंसर अर्बन सेंटर्स होगा। और आपने इसका ख्याल रखना कि लगाना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास टू वर्ड का आंसर था, ठीक है, पहले में फर्स्ट वर्ड आंसर था एक वर्ड का। नेक्स्ट पे आ जाए, वर्टिकल फार्म्स कुड यूज मिथेन। वर्टिकल फार्म्स, ठीक है, कुड यूज मिथेन यानी वो मिथेन यूज करेंगे फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स टू प्रोड्यूस, ठीक है। यानी ये तीन तरह के कीवर्ड्स हैं। वर्टिकल फार्म्स तो हमें सेकंड में मिल गया। अब आप सेकंड में इनसे ऑनवर्ड सर्च करें कि कहीं पे आपको मिथेन का वर्ड मिले। तो हमारे पास अगर हम इससे ऑनवर्ड पढ़े तो मिथेन यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ अगर हम स्कैन करें तो स्टिल देयर इज नो मिथेन, यहाँ है। ये देखें, अब आपको इस पैराग्राफ में आके मिथेन मिला है। तो जब आपने कीवर्ड सही से आइडेंटिफाई किया होगा ना,
तो आपको फिर मिलना आसान है, ठीक है, उसको कीवर्ड मिलना आसान है। तो अब ये आपको मीथेन मिल गया, ठीक है। अब आपने देखना वो क्या कह रहे हैं कि हम मीथेन यूज कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को यूज करते हुए, ताकि हमें क्या मिल सके, क्या हम इसमें से प्रोड्यूस कर सकें। तो ये मीथेन मैंने यहाँ से आइडेंटिफाई किया। अब आप मुझे बताएं कि इसका क्या आंसर हो सकता है इसकी। यहाँ पे आपको मीथेन मिले ना, तो आपने क्या करना है, इस सेंटेंस को स्टार्ट करना है, यानी ये वाला जो सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, वहां से पढ़ना शुरू करना है। यानी ऑल्दो द सिस्टम वुड कंज्यूम एनर्जी, इट वुड रिटर्न एनर्जी टू द ग्रिड via मीथेन जनरेशन फ्रॉम compositing non-edible parts of the plants। ठीक है, इसमें से इसको देखते हुए बताएं कि इसका क्या आंसर होगा। अब मैंने आपको पूरी लाइन भी हाईलाइट कर दी है। एनर्जी मैम। ठीक है, और energy, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ऑल्दो द सिस्टम वुड कंज्यूम एनर्जी, तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं मीथेन को यूज करते हुए। ठीक है, तो इसका आंसर एनर्जी हो जाएगा। सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कहीं पे कोई पॉइंट नहीं समझ आया कि ये आंसर कैसे हो रहा है, तो आप हम पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा। फोर्थ क्वेश्चन, द कंजम्पशन ऑफ, कंजम्पशन का मतलब क्या है कि आप वो चीज यूज कर रहे हैं। ठीक है, द कंजम्पशन ऑफ वुड बी, यानी कंजम्पशन ऑफ किसी चीज के कंजम्पशन वुड बी कट, यानी वो रिड्यूस की जा सकती है, बिकॉज एग्रीकल्चरल व्हीकल्स वुड बी अननेसेसरी, क्योंकि एग्रीकल्चरल व्हीकल्स जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपने कीवर्ड क्या है कि किसी एक चीज की कंजम्पशन है रिड्यूस हो सकती है, इसी से पढ़ शुरू करें। ठीक है, जहां आपको आंसर मिला उसके आगे देखिए कितनी कंजम्पशन है जो रिड्यूस हो रही हो। ठीक है, तो वर्ड आप या फिर रिड्यूस सिनोनिम आपने उसका देखना है। कंजम्पशन ऑफ भी हो सकता है और इसके लिए नीड भी यूज कर मैम ये सकते रिड्यूस हैं। फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल। हाँ, टिक कर सकते हैं। ठीक है, लाइट आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, इसको आप जो है वो देखेंगे, फाइंड आउट करें। आर्टिफिशियल लाइट मैम। ठीक है, yes कहाँ पे ma'am, आपको? artificial light, आर्टिफिशियल ये, लाइट है। ठीक है, ये इसी ये देखो नेचर। उसी के आगे ये आपको मिल गया, लाइट से पता चल गया। तो यहाँ पे आंसर आपके पास आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। और आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि आपके आंसर स्पेलिंग गलत ना हो। ठीक है, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, वन फॉर्म ऑफ द वर्टिकल फार्मिंग इन्वॉल्व्स प्लांटिंग इन डैश, कि किस चीज में आप प्लांटिंग करें। ठीक है, इन किस चीज में आप वो चीज ग्रो करें, विच आर नॉट फिक्स्ड, यानी वो फिक्स्ड नहीं है, तो क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आप वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं, जो चीज मूव कर रही हो। यहीं से आगे आप स्कैन करना शुरू करें कि ऐसी कौन सी चीज के बारे में वो बात कर रहा है जो मूव करती है, और उसमें आप प्लांट कर सकते हैं कोई भी वेजिटेबल। तो हम यहीं से आगे देखना शुरू करेंगे। ठीक है, जो चीज फिक्स नहीं है। तो मुझे मिल चुके, अगर किसी को मिला है तो वो बता दे कि ma'am, कहाँ। stacked trays, हाँ, कहाँ पे? स्टैक सॉरी, ट्रेस है मैम। ठीक है, स्टैक ट्रेस। ठीक है, ये कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखें वो कह रहा है मूव ऑन रेल्स, रेल्स के ऊपर वो मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो फिक्स नहीं है। फिर वो यही बात यहाँ से इसकी पूरी लाइन आप पढ़े, वन वेरिएशन ऑन वर्टिकल फार्मिंग दैट हैज बीन डिवेलप्ड, उसको इस तरह से बनाया गया ताकि हम उसके ऊपर प्लांट्स ग्रो कर सकें। कहाँ पे करें? स्टैक ट्रेस के अंदर करें। तो ये चीज उसने, और इन इस स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो उसने डिफरेंट जो है वो सिनोनिम्स यूज किए। तो अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को सही से समझ के करेंगे, तो इससे बेसिकली क्या होगा, आपकी वोकेबुलरी इंप्रूव होगी, या वो किस तरह से सिनोनिम्स आप यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग में भी। तो यहाँ पे आपके पास अब आंसर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप ट्रेस भी लिख सकते हैं और स्टैक ट्रेस भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आ सकते हैं, क्योंकि स्टैक जो है वो इसमें एडजेक्टिव है। ठीक है, चीज में फूड वहां पे जाके ग्रो, इसी से आगे आप इसको पढ़ना शुरू करें, जहां पे पॉसिबिलिटी या प्रोबेबल
क्या हो सकता है? मैम इसका स्क्रैपर्स। स्क्रैपर्स? स्काई स्क्रैपर्स की बात कर रहे हैं? यस मैम अच्छा, इसका स्क्रैपर्स। ठीक है। और कोई? Urban rooftops. ठीक है। और आप दोनों रीजन दे सकते हैं कि कैसे ये दोनों आंसर हो सकते हैं इसमें? मतलब अगर आप स्काई स्क्रैपर्स कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, और अगर आप अर्बन रूफ टॉप्स कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? मैम ये इसलिए कह सकते हैं कि बिल्ड अर्बन रूफटॉप्स की बिल्डिंग्स हैं शायद बनी होती हैं उनकी रूफटॉप के ऊपर टाउन एंड सिटी में। ठीक है। और स्काई स्क्रैपर्स क्यों होगा? देखिए, कोई ना कोई रीजन तो होगी ना, आपने इस चीज को कहा है कि ये आंसर है, तो यही यही रीजन यूज करते हुए आप पेपर में भी बताएंगे, तो इस वजह से मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने क्यों कहा। आई थिंक हम लाइव नहीं जा रहे हैं। अच्छा, आंसर इसका अर्बन रूफटॉप्स है। ठीक है। द मोस्ट प्रोबेबल डेवलप इज दैट फूड विल बी ग्रोन ऑन रूफटॉप्स इन टाउन्स एंड सिटीज। ठीक है, क्योंकि उसने बेसिकली बात किस टाउन और सिटीज की बात की है ना, जैसे हम कहते हैं अर्बन रूफटॉप्स, यानी अर्ब की है, तो वो रूफटॉप्स यानी आप उसी अपनी या रूफटॉप्स यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर यही है। ठीक है। मैम जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तब हमने एक दफा पूरा जो भी पैरा है उसे एक वन टाइम स्कैन करना है कि जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है उसी तरह हम पैराग्राफ्स को देखते जाएंगे जो इसमें है फिलिंग इन द ब्लैंक्स सेंटेंस कंप्लीशन में। हाँ जी, कभी भी आपने पैसेज नहीं पढ़ना। जब आप पैसेज पढ़ने बैठ जाएंगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजी जैसे मैंने आपके सामने की है, टाइटल पढ़ें, सब टाइटल है तो उसको रीड आउट करें, आइडिया ले लें कि इसमें बात, इस पैसेज में बात किस चीज के बारे में हो रही है। जब आपको समझ आ गई कि यहाँ क्रॉप्स की ग्रोइंग की बात हो रही है, कहाँ पे, रूफ टॉप्स पे, ठीक है, आपने आइडिया ले लिया, अब आप डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। क्वेश्चंस के ऊपर आने के बाद भी आप इसको पूरा देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पे तो हमारे पास दोनों टाइप ए ही है, पहले सेंटेंस कंप्लीशन है, दूसरी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। दोनों टाइप ए के क्वेश्चंस है। अब आपने टाइप ए के क्वेश्चंस पहले करने हैं। हमने पहले सेंटेंस कंप्लीट, और टाइप ए में भी सबसे पहले आपने सेंटेंस कंप्लीशन करनी है, क्योंकि वो इजी होते हैं, आपने एग्जैक्ट वर्ड्स उठा के लिखने होते हैं। ठीक है। कभी भी आपने पैसेज पूरा नहीं पढ़ना। जैसे आपने कीवर्ड्स निकाले, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, उसको स्कैन करें, और फिर आप जो है वो क्वेश्चंस पहले आपने जो रीड आउट किए होंगे उसका आंसर देख के वहां से लिखें। पैसेज अगर आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ने बैठ जाए, या आप उसको आप यही कहना शुरू हो जाए कि मैं स्किम करके देख लूं कि इसमें क्या चीजें हैं, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए, और उसके लिए हर क्वेश्चन की डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। किसी का कोई और क्वेश्चन हो? अच्छा, सब ने जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, गुड। अब आप लोगों का होमवर्क ये है, वो भी मैं इसलिए देना चाह रही हूँ कि ताकि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करें। अब आपने क्या करना है, अपने बुक 11 से बुक 14 तक जितने भी सेंटेंस कॉम्प्लीशन के क्वेश्चंस होंगे, आपने वो सारे सॉल्व करके आने का। और अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो हर बुक के अंदर 4 टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर टेस्ट के अंदर सेंटेंस कॉम्प्लीशन हो, लेकिन बुक 14 से बुक 11 से बुक 14 तक आपने वो सारे जो है सेंटेंस के क्वेश्चंस लाजमी करने हैं सॉल्व। सब इस वीक में ही अपना जो है वो सॉल्व करते जाएंगे, तो आपके साथ से स्ट्रैटेजी जो है वो पॉलिश होती जाएगी और स्किल। ठीक है।
अच्छा नहीं सायरा, 2 पैसेजेस नहीं होते, 3 पैसेजेस होते हैं और टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है। एस और एस की जो है वो मिस्टेक काउंट होती है। अगर जैसे लेट सपोज यहाँ टोमेटोज में मैं सिर्फ टोमेटो लिख देती तो ये मेरा आंसर गलत था। अर्बन सेंटर्स में अगर मैं एस रिमूव कर देती, सिर्फ सेंटर लिखी, तो मेरा आंसर गलत था। इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी जिसमें जो है आपके एस और एस की गलती है, क्योंकि आपके पास अगर आंसर सामने है तो आपने जस्ट उसको कॉपी करना है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन आज की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड या सेंटेंस कॉम्प्लीशन से रिलेटेड? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको लेक्चर समझ आ गया? कोई सजेशन यस देना मैम, है क्लियर। आज के लेक्चर रिलेटेड? कोई सजेशन आप देना चाहे वो भी दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो फिर बस होमवर्क यही है मेरी तरफ से। अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाएगी। आपके जो भी क्यूरीज होंगी वो साथ साथ जो है वो हम एड्रेस करते जाएंगे कि आज आप सारे जाके सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है। हाँ, एक बात ये कि आपने डिस्करेज नहीं होना कि आपने पहली टाइम जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके करेक्ट नहीं हो। आपने अब कब तक प्रैक्टिस करनी है, ये चीज आपने आइडेंटिफाई करनी है कि अगर लेट सपोज आज हमारे पास 7 क्वेश्चंस थे तो आपने तब तक इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी जब तक आपका 6 स्कोर ना आ जाए, तब तक आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी। ठीक है। जब आपके 6 स्कोर्स आने लग जाए तब आप नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन टाइप के ऊपर जाएंगे। तो आपके पास अभी पूरा एक दिन है। ठीक है, आप इसको साथ साथ प्रैक्टिस करें तो आपके इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम यहीं पे मीटिंग एंड कर लेते हैं, या कोई सजेशन देना चाहता है तो